तारीख 6 सितंबर सन 2007। समय देर रात। इराक और सीरिया की सीमा पर फैला एक वीरान सा इलाका, जहां इंसानों से ज्यादा सन्नाटा बसर करती है। लेकिन उस रात इस इलाके में फैली उस गहरी सन्नाटे को चीरती हुई कुछ छाया गुजरी थी, जो दुनिया के न्यूक्लियर बैलेंस के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। इस वीरान से इलाके में फैली उस गहरी सन्नाटे को चीरती हुई जो छाया यहां से गुजरी थी, वो इजरायली F-15 फाइटर जेट्स के थे, जो इजराइल के जानी दुश्मन सीरिया में घुसकर एक खतरनाक मिशन को अंजाम देने जा रहे थे। और इजराइल द्वारा सीरिया में घुसकर अंजाम दिया जाने वाला इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ऑर्चार्ड। आज के इस एपिसोड में हम उसी ऑपरेशन ऑर्चार्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। स्वागत है आप सभी का दी बॉन्ग हिंदुस्तानी चैनल के आज के एपिसोड में। सीरिया के पूर्वी प्रांत का एक प्रदेश डेर ए ज़ोर, और यहां पर स्थित एक रहस्यमयी ढांचा, जो बाहर से दिखने पर एक साधारण सा इमारत जैसा ही लगता था, लेकिन इसके अंदर चल रहा था कुछ और। इसके अंदर सीरिया का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, जो नॉर्थ कोरिया की तकनीकी मदद से आगे बढ़ रहा था। और इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम था अल किबार न्यूक्लियर रिएक्टर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे होने के साथ साथ ही मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण तौर पर बदल सकता था। इस घटना के एक बरस पहले, यानी साल 2006 को, इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथ कुछ अहम इंटेलिजेंस आ गई। एक सीरियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की यूरोप यात्रा के दौरान मोसाद के एजेंटों ने उसके होटल रूम में घुसकर उसके लैपटॉप से कई फोटो, डेटास और कई सारे अहम इंफॉर्मेशंस चुरा लिए। उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लैपटॉप से चुराए गए उन तस्वीरों में दिखाई दिया एक कोर रिएक्टर, कुछ नॉर्थ कोरियाई वैज्ञानिक और एक यूनिट की डिजाइन जो कई हद तक नॉर्थ कोरिया के योंगबियोन रिएक्टर की तरह ही था। तो ये अब सिर्फ एक शक नहीं, एक सच्चाई थी जो इजराइल के हाथ आ गई थी। बहुत ही नाटकीय तरीके से मोसाद के एजेंटों द्वारा उस सीरियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लैपटॉप से चुराए गए उन फोटोज, डेटाज और रिपोर्ट्स को देखते हुए इजराइल के राजधानी तेल अवीव में चल रही एक सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग में एक कश्मकश सी थी। इस मीटिंग में उपस्थित हर एक सदस्य के मन में सिर्फ दो ही सवाल थे। क्या हमें और इंतजार करना चाहिए, या इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इस रिएक्टर पर हमला करके इसे खत्म कर दिया जाए? काफी सोच विचार के बाद कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि जमीन पर से नहीं, आसमान से उस रिएक्टर पर हमला होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। 6 सितंबर की आधी रात को इजराइल में स्थित अपने एयरवेज से 8 फाइटर जेट्स चुपचाप अपनी उड़ान भरते हैं।
बिना किसी ट्रांसपोंडर के, बिना कोई रेडियो सिग्नल छोड़े। वो एक मिशन पर थे और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ऑर्चार्ड। मोसाद और आईडीएफ ने इस मिशन के दौरान एक खास सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिस सिस्टम का नाम था शूटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर सिस्टम। इस सिस्टम ने सीरिया के एयर डिफेंस रेडार को कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से जैम कर दिया था और सीरिया को समझ ही नहीं आया, उसे भनक तक नहीं लगी कि उसके सपनों के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने के लिए हजारों फीट ऊपर मौत मंडरा रही है। रात के लगभग 2:30 बजे वो 8 इजरायली फाइटर जेट्स अपने टारगेट के ऊपर पहुंच गए और फिर एक के बाद एक GBU-28 और GBU-39 लेजर गाइडेड बम उस न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर दाग दिया और इसके बाद कुछ ही पलों में वो न्यूक्लियर रिएक्टर रेत के ढेर में तब्दील हो गया। ये हमला इतना तेज, इतना अचानक था कि दमस्कस को इसके बारे में घंटों बाद पता चला कि उसका सपनों का अल-किबर रिएक्टर अब खत्म हो चुका है और इसके साथ साथ दुनिया के नक्शे पर सीरिया का न्यूक्लियर पावर बनने का ख्वाब भी खाक में मिल चुका है। इजराइल ने वर्षों तक इस घटना के ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया। यह घटना इजराइल के लिए एक साइलेंट जीत थी। ऑपरेशन ऑर्चार्ड सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी परमाणु हथियार बनाना चाहेगा या न्यूक्लियर पावर बनना चाहेगा तो इजराइल उसे बनने नहीं देगा। यह संदेश दूर तक पहुंचा, बहुत दूर, तेहरान तक भी। सन 2007 की वो रात शायद इतिहास की किताबों में एक लाइन भर ही हो, लेकिन आसमान के उस काले पर्दे के नीचे इजराइल ने दुनिया को बता दिया था, दुनिया में अमन और शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी कुछ युद्ध लड़ना निहायत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आप सब लोगों से फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही कोई हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।